नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिनमें सबसे पहली खबर है नगर निकाय के चुनाव से जुड़ी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे निकाय चुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। दूसरी जो खबर है वो भी निकाय चुनाव से ही जुड़ी हुई है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने माफिया अतीक के परिवार से दूरी बना ली है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया है कि वो निकाय चुनाव में अतीक के परिवार को उम्मीदवार नहीं बनाएंगी। इस पर विस्तार से बात करेंगे। वहीं तीसरी खबर है कुंडा के विधायक राजा भैया की, जहां राजा भैया के तलाक मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल आज सुनवाई टाल दी गई है। विस्तार से इस खबर को बताएंगे, लेकिन उससे पहले चौथी खबर भी आपको बता देते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी को लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में आज पेश किया गया और इन खबरों के अलावा अन्य तमाम खबरों पर भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला 4 के चक्रव्यूह का। तो चलिए 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निकाय चुनाव को लेकर काफी खास और अहम बैठक करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे ये अहम बैठक होगी। मंत्रियों के साथ अहम बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें चुनाव को लेकर आगे की रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जाएगी, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं बचा है। तो ऐसे में महीने भर से भी कम का समय इस वक्त रह गया है निकाय चुनाव को लेकर। कल ही अधिसूचना जारी हुई है, उसको लेकर ऐलान हुआ है तारीखों का, और अब आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी निकाय चुनाव को लेकर के। कहां पर किसको जिम्मेदारी, वहीं अगर बताएं आपको तो प्रभारियों की जिम्मेदारी जरूर दे दी गई है, लेकिन उसके अलावा आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है, किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज अपनी इस बैठक में बनाती हुई नजर आएगी। तो काफी खास और काफी अहम ये बैठक आज शाम 5 बजे होने जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। इसके क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अब से कुछ ही देर में लगभग 5 बजे ये बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सदस्यों के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें सभी कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होंगे। और सीधे तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मूड में चल रही है। हालांकि इस बैठक में कई चीजें महत्वपूर्ण है, और अगर हम महत्वपूर्ण बैठक की बात करें तो उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सभी रहने वाले हैं। और इसमें कई चीजें महत्वपूर्ण है कि इसमें संगठन के लोग भी होंगे। मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो सरकार और संगठन के बीच की यह बैठक है, जिसमें दोनों मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रभार दिया गया है, जो इस नगरीय निकाय चुनाव के दौरान रहेगा। हालांकि मंत्रियों के पास जिलों के प्रभार अलग हैं, लेकिन नगरीय निकाय को लेकर भी अलग अलग प्रभार दिए गए हैं। अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो उनके पास 25-25 जिलों का प्रभार है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पूरे प्रदेश भर का प्रभार है। साथ ही साथ अगर हम मंत्रियों की बात करें तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी को कानपुर का प्रभार दिया गया है, एके शर्मा को आगरा का प्रभार दिया गया है। वहीं मुरादाबाद से जो जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनको प्रभार दिया गया है। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में मंत्रियों के प्रभार बांटे गए हैं। धर्मवीर प्रजापति को बदायूं का प्रभार दिया गया है। तो जो भी मंत्री आज इस बैठक में आएंगे, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उनको निर्देशित करेंगे कि किस तरीके से पार्टी की रणनीति के साथ लोगों के बीच जाएं। जिन जिलों का प्रभार मिला है वहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करे, उसको लेकर सरकार और संगठन एक साथ मिलकर काम करें। तो इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने मंत्रियों को निर्देशित करेंगे। हालांकि इस दौरान बीजेपी संगठन से प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी रहेंगे। तो सीधे तौर पर एक कोशिश होगी कि संगठन के लोग भी, जब सरकार के मंत्री वहां पहुंचेंगे तो वो भी उनकी मदद करें और जो चीजें हैं उनको उपलब्ध कराएं। अगर वहां की कोई आवश्यकता है या कोई शिकायतें हैं तो तत्काल उसका निस्तारण भी किया जाए। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बैठक एक रणनीतिक बैठक है, जिसमें सरकार और संगठन दोनों रहेंगे। दोनों के बीच एक समन्वय बैठाने की भी कोशिश होगी। साथ ही साथ जिन मंत्रियों को जिलों के प्रभार बांटे जा चुके हैं
उनके प्रभार के हिसाब से वो अपने जिलों में अपना कार्यभार ग्रहण करें। जब तक कि दोनों चरणों के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मंत्री लगातार वहां पर निगाह रखें और हर उस एक्टिविटी, चाहे वो वहां पर प्रत्याशियों के चयन की बात हो या वहां पर जन समस्याओं की बात हो या जो लोकल शिकायतें आ रही हैं उनको निस्तारण करने की बात हो या संगठन में भी अगर कोई शिकायत है तो संगठन के स्तर पर उसका भी निराकरण किया जाए। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक करने वाले हैं। हालांकि ये बैठक 5 बजे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर होगी। तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं एक सामंजस्य और समन्वय सरकार और संगठन के बीच बैठाने की कोशिश होगी। मंत्रियों को भी निर्देशित करने की कोशिश होगी कैसे बेहतर परफॉर्मेंस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करे, उसको लेकर भी एक रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। उसी रणनीति को लेकर सरकार और संगठन के लोग अपने प्रभार के जिलों में जाएंगे। जी, इसके क्या प्रत्याशियों के को लेकर के भी, उनके नामों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है आज की इस बैठक में? बिल्कुल, ये नामों को लेकर बैठक नहीं है, क्योंकि जो नामों को लेकर चर्चा है वो सीधे तौर पर संगठनात्मक स्तर पर होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार आवेदन आए हैं, चूंकि जिस तरीके से सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को जिलों में प्रभार सौंपे हैं कि कौन किस जिले का निकाय के दौरान प्रभार देखेगा, उसी तरीके से संगठन की तरफ से भी प्रभारी पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों के बनाए गए हैं और 3-3 सदस्यों की टीम है। उनको भी कहा गया है कि जो किसी भी नगर निगम में मेयर पद के लिए लड़ना चाहते हैं तो 3-3 लोगों का पैनल उनको भेजें। साथ ही साथ जो नगर पंचायतें या फिर जो नगर पालिका परिषद है वहां के चेयरमैन पद के लिए भी 3-3 प्रत्याशियों का प्रस्ताव भेजा जाए ताकि संगठन उन पर विचार करे। तो सीधे तौर पर यह बैठक रणनीतिक बैठक है कि सरकार संगठन के बीच सामंजस्य रहे, दोनों मिलकर इस चुनाव के लिए काम करें। अगर कोई शिकायतें या जो वहां की समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए। इन बहुत सारे विषयों को लेकर इसमें चर्चा होगी। हालांकि जब ये सारे प्रस्ताव सभी संगठनात्मक बीजेपी की तरफ से जब संगठन के पास आएंगे तो उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें इन सारे नामों को लेकर विचार किया जाएगा। चूंकि ये मंत्रिमंडल की बैठक है और संगठनात्मक तौर पर बीजेपी और सरकार किस तरीके से काम करे उस विषय को लेकर इस पर चर्चा होगी। ठीक है, चलिए इसके आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 के चक्रव्यूह में अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से ही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने कहा कि निकाय चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव होना चाहिए। मायावती ने चुनाव में ईवीएम हटाने की मांग की है, वहीं बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। सीधे तौर पर मायावती ने यह भी कहा। और साथ ही आपको बता दें कि अतीक के परिवार को टिकट देने के सवाल पर भी मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अतीक के परिवार से किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी खबर भी उन्होंने पहुंचाई। तो अतीक के परिवार को टिकट ना देने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन को, जो कि अतीक की पत्नी है, पहले उनको टिकट दी गई थी मेयर पद के लिए, लेकिन उसके बाद जब उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम सामने आया तो तभी से शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसी बीच खबरें ये भी आई थी कि शाइस्ता परवीन की देवरानी को भी टिकट दिया जा सकता है, यानी कि अतीक के ही परिवार से किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों पर साफ कर दिया है बहुजन समाज पार्टी ने कि अतीक के परिवार में से किसी को भी टिकट बहुजन समाज पार्टी नहीं देगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातें वो कहती हुई नजर आई। एक तो वो मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, दूसरा अतीक के फैमिली में से किसी को भी बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी। इस पर भी अपना रुख साफ कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे साफ तौर पे वो कहती नजर आई हैं कि जिस तरीके से बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, यानी कि हम शुरुआत से ही मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम शुरुआत से ही मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो, ईवीएम के माध्यम से चुनाव ना कराया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हमारी सरकार में लगातार हम लोगों ने कानून व्यवस्था पर खुलकर काम किया है और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए काम किया है, उस पर भी लगातार उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही साथ उन्होंने सरकार से कई मांगे रखी और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को कराया जाए, किसी प्रकार से चुनाव को लेकर के जो आपत्तियां आती हैं पहले उनकी सुनी जाए, यानी कि सरकारी पैसे का धन का उपयोग ना किया जाए चुनाव में अंतर्गत। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव पूरे निष्पक्षता के साथ में होने चाहिए, जिससे कि सरकार को या कोई भी प्रत्याशी हो वो पैसा सरकार के जो लाभ है या
या सरकार से जो मिलने वाला लाभ है उसको ना देख करके एक एंगल पे जाकर के जो है वोट करता नजर आए। यानी कि लोगों से भी अपील की है उन्होंने, सरकार से भी अपील की है। सरकार से अपील ये करने का मकसद था कि चुनाव पूरे तरीके से निष्पक्ष कराया जाए और चुनाव में किसी प्रकार से भेदभाव ना उत्पन्न कराया जाए, इसको लेकर के उन्होंने अपील की। इसके साथ साथ जनता से अपील की है कि चुनाव को किसी तरीके से लोभ माया में ना पड़ करके वोट की जाए। चुनाव अपने निष्पक्ष तरीके से चुनाव में वोट लोग प्रतिभाग करें और चुनाव में वोट डालें। इसके साथ ही साथ सबसे अहम सवाल था कि अतीक के परिवार को आखिर टिकट का मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती टिकट देंगी कि नहीं देंगी। तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहती हुई नजर आई कि उनकी पार्टी से या उनके परिवार से किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। यानी कि शाइस्ता अंबर की प्रवीण की अगर हम बात करते हैं, जो उनकी सदस्यता है, वो सदस्यता अगर उन पे कोई केस बनता है या उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी सदस्यता भी रद्द करने की बात कही है उन्होंने। तो निश्चित तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी खुल करके बोलती हुई चली आई मायावती, और इन्होंने साफ तौर पे अपनी बात कहते हुए ऐलान किया है कि हम ऐसे किसी भी परिवार को हम टिकट नहीं देंगे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिनका कानूनी प्रक्रिया में कोई काम चल रहा हो। यानी कि कानूनी प्रक्रिया से वो अगर घिरे हुए हैं तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पे हम ऐसे व्यक्ति को टिकट चुनाव लड़ाएंगे जो साफ छवि का होगा, साफ सुंदर छवि का होगा, उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की बात कहती हुई नजर आई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनके परिवार में टिकट अगर नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि अगर उनपे कोई मुकदमा पंजीकृत होता है या उन्हें जेल भेजा जाता है तो इस वजह से उनके परिवार को किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना बीएसपी के लिए कानून का तोड़ना होगा। जी संदीप, अगर देखा जाए तो मायावती से इसी बीच एक और सवाल किया गया कि शाइस्ता परवीन को आखिर निलंबित क्यों नहीं किया जाता पार्टी से। पार्टी में अभी भी शाइस्ता परवीन बनी हुई है, इसका जवाब किस तरीके से दिया है मायावती ने? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पे इस सवाल पे भी उन्होंने आंसर दिया है और उन्होंने यही कहा है कि अगर शाइस्ता परवीन अभी भागी हुई हैं, यानी से हटी हुई है, पुलिस की कस्टडी में नहीं है, अगर वो पुलिस की कस्टडी में आती हैं या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो फिलहाल उनको जो है उनकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना यह था कि कानून व्यवस्था को तोड़ करके बीएसपी आगे नहीं जाना चाहती है। यानी हमारा जो राज था 2007 में जब हम चुनाव लड़े थे तो कानून व्यवस्था पे मजबूत हमारा सिकंजा हुआ करता था। यानी कि लोग जो है उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों की तारीफ सुनती थी मैं कि जब बीएसपी की जब सरकार थी तो उस समय कानून व्यवस्था कितनी सुडूल थी। तो उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि आज अगर हम कानून तोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी की छवि धूमल होगी, इसलिए अगर हम चुनाव अगर उनके पास कोई केस बनता है तो उनकी सदस्यता भी निरस्त की जाएगी। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के नाम पर जनता वोट देगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नजदीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी है। सर, निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम आपके जो विपक्षी दल है लगातार आप लोगों पे हमलावर हो रहे हैं कि हम जनता के बीच में विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। आप लोग जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? विकास तो हमारी पार्टी कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो विकास के मुद्दों को ही लेकर के हम लोग जनता के बीच में खुद जाते हैं। और विपक्ष उत्तर प्रदेश में अगर निकाय चुनाव में देख लें तो अखिलेश यादव जी ने तो केवल कब्रिस्तान बनाने का काम किया। 18,000 आवास 5 साल में पास किए हुए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। उन आवासों को भी बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बड़े बोलेपन की बात करता है। विकास के किस सवाल को लेकर के जाएंगे? हमारी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। योगी जी की और मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जनता इसमें खुश है। होने वाले निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सर, गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं निशाना साधा और कहा है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अवांछित कारोबारियों से उनकी मुलाकात होती है। क्या लगता है आपको इस बयान पर? ये बहुत बड़ा खुलासा है। गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत पुराने लीडर हैं और कांग्रेस के अंतर्मन की तमाम बातें वो जानते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया है, मैं समझ रहा हूँ ये एक गंभीर आरोप है। और इस तरह का मामला तो निश्चित तरीके से यही कारण रहा होगा कि जिन व्यापारियों से मिलते हैं उन्हीं के इशारे पर अपने देश की बुराई करते हैं ये बाहर जा कर के, और उन्हीं के इशारे पर ये लोकतंत्र की बुराई करने का काम करते हैं, हिंदुस्तान की बुराई करने का काम करते हैं।
देश की जनता गुलाम नबी आज़ाद जी के बयान को समझे और राहुल गांधी जी को इसका सबक सिखाने का काम करे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश की जनता गुलाम नबी आजाद जी के बयान को समझे और राहुल गांधी को सबक सिखाने का काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में वजू के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। रमजान के दौरान वजू के लिए व्यवस्था किए जाने की ये मांग की गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस याचिका को दाखिल किया है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से मामले की जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए फिलहाल तैयार हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतजामिया कमेटी की तरफ से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। मस्जिद के अंदर वजू करने को लेकर के ये मांग की गई है कि उसकी व्यवस्था की जाए। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट मान गया है और अब मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजू के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग इस वक्त कमेटी की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इंतजामिया कमेटी की तरफ से मामले में जल्द सुनवाई की ये मांग इस वक्त की जा रही है इंतजामिया कमेटी की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए फिलहाल तैयार हो गया है और 14 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानवापी का पूरा मामला जो है अभी कोर्ट में ही है और जहां पर पहले वजू किया जाता था उस क्षेत्र को भी फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। तो ऐसे में सीधे तौर पर कमेटी की तरफ से ये मांग की गई है कि अगर वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा तो वजू करने के लिए कोई अन्य जगह उनके लिए उपलब्ध कराई जाए, उसकी व्यवस्था कराई जाए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका में सीधे तौर पे रमजान के दौरान जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें वजू करने की व्यवस्था की मांग जो है वो की गई है। इसके साथ ही इंतजामिया कमेटी की तरफ से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जल्द सुनवाई की भी मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है और निश्चित रूप से इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की बेंच करेगी। तो देखना होगा कि सुनवाई के दौरान खासतौर पे मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनने के बाद क्या वाकई में जो मांग की जा रही है मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से उनकी मांगों को मानता है या नहीं मानता है। ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि 14 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो क्या कुछ फैसला लेता है। ठीक है पीयूष, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे अन्य खबरों पर। और वहीं अक्सर अपने उल्टे सीधे बयानों और हरकतों को लेकर के चर्चा में रहने वाले चक्रपाणी महाराज ने एक और शिगुफा फेंक दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्होंने लाल किले का नाम बदलने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। चक्रपाणी महाराज ने, आपको बता दें कि नाम बदलने के लिए पीएम को यह ज्ञापन भेजा गया है। लाल किले का नाम बदलकर भगवा किला करने की मांग की गई है। चक्रपाणी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को यह ज्ञापन भेजा है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं चक्रपाणी महाराज, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन भेजा है उसको लेकर एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए। दरअसल वो चाहते हैं कि लाल किले का नाम बदल करके उसको भगवा किला किया जाए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन जो भेजा है प्रधानमंत्री को, वो भी काफी अलग ही है कि लाल किले का नाम बदल करके उसको भगवा किला कर दिया जाए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम जो हिंदू संगठन है वो लाल किला का नाम बदलने की जो मांग है वो कर चुके हैं। ऐसे में स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, उन्होंने लाल किले का नाम बदलकर भगवा किला करने के लिए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और साफ तौर पर उस पत्र में ये कहा गया है कि लाल किला, जो कि ये उसे कोट करते हुए लिखा गया है कि पूर्व में उसका नाम लालकोट का निर्माण, अगर हम बात करें 1060 में हिंदू राजा
आनंद पाल तोमर ने कराया था। तो तमाम सारी बातों का जिक्र, इतिहास पूरा उस पत्र में बताया गया है, किस तरीके से भ्रमित किया गया इतिहास में, किस तरीके से झूठ बोला गया। तो निश्चित रूप से एक पत्र कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लिखा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि लाल किला का नाम बदलकर भगवा किला किया जाए, और ये पत्र सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं लिखा गया है। और निश्चित रूप से इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने भ्रामक प्रचार किया कि शाहजहां ने। जी चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए, और लगातार आप आगे बने रहिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। और चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर राजा भैया और उनकी पत्नी के तलाक के मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल ये सुनवाई टाल दी गई है। पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले में आज ये सुनवाई थी, जो फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। दाखिल तलाक परिवाद पर साकेत कोर्ट में ये सुनवाई चली है। जज की अनुपलब्धता के चलते मामले में ये सुनवाई टाली गई है। भानवी सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। राजा भैया की तरफ से दाखिल तलाक याचिका पर समय मांगा गया है। वहीं साकेत कोर्ट में मामले में अब अगली सुनवाई 23 मई की तारीख तय की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का नाम काफी चर्चा में रहता है, और इस बार कहीं ना कहीं वो पारिवारिक, अगर हम बात करें कला एक तरीके से बात करें, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजा भैया का नाम चर्चा में है। चूंकि आज साकेत के फैमिली कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी राजा भैया और जो उनकी पत्नी है भानवी सिंह के तलाक मामले में, और ये सुनवाई जो है वो कहीं ना कहीं टल गई है। और बताया जा रहा है कि इस सुनवाई के टलने के पीछे की जो वजह है वो जज की जो अनुपलब्धता है उसके वजह से कहीं ना कहीं ये जो सुनवाई है वो टली है। और इस मामले में साकेत कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो 23 मई को होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजा भैया की याचिका पर चूंकि नोटिस जारी किया था और भानवी सिंह को जो भेजा गया जो समन है वो वापस कोर्ट पहुंचा था, तो ऐसे में भानवी सिंह की ओर से कोर्ट का नोटिस रिसीव नहीं हुआ। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भानवी सिंह ने कहीं ना कहीं वक्त मांगा है और अपना जवाब दाखिल करने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो देखिए, पारिवारिक जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं अब तलाक पर निकलकर सामने आई, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो राजा भैया की पत्नी है और जो राजा भैया के भाई हैं उनके बीच कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा था किसी कारणवश, और भानवी सिंह ने FIR भी दर्ज कराई थी। तो निश्चित रूप से ये भी कहा जा रहा है कि राजा भैया चूंकि अपने भाई के पक्ष में। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब सीतापुर के, जहां पर बेकाबू रोडवेज बस दुकानदारों के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 4 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर से लखनऊ ये बस जा रही थी। नेशनल हाईवे 24 पर थाना कमलापुर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 4 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। ये बस सीतापुर से लखनऊ जा रही थी और इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। दुकानदारों पर ये बस चढ़ गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 24 पर थाना कमलापुर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेकाबू रोडवेज बस दुकानदारों के ऊपर चढ़ी और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है मौके पर ही और 4 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीतापुर से लखनऊ की ओर ये बस जा रही थी। इसी दौरान ये बस बेकाबू हुई और दुकानदारों पर ही ये बस चढ़ गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र का मामला है। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर ये इलाका पड़ता है, जहां आज 11-12 बजे करीब दिन में एक रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर दुकानदारों के ऊपर चढ़ जाती है। हालांकि मौके से पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 3 लोग घायल होते हैं। बताया जा रहा है एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और 2 की हालत फिलहाल सामान्य है। सभी का इलाज पड़ोस की CSC सिरौली पर चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, आखिर क्या घटना की वजह क्या रही, किस वजह से ये बस अनियंत्रित हुई या ड्राइवर नशे में था, जो कुछ भी वजह है फिलहाल पूछताछ में के बाद सामने आएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब नोएडा की, जहां पर घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार समेत 4 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। बंद पड़े घरों में रैकी करके चोरी की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते थे। 50 से ज्यादा चोरी की वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने विक्रम, जीत, मोनू और विशाल को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 49 पुलिस ने बरोला गांव के पास से इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पहले रेकी करते थे और फिर जिस घर में ताला लगा होता था या घर वाले कहीं बाहर गए होते थे, वहां पर जाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने इन चोरों का भांडाफोड़ करके इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है।